हाय एवरीवन, आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर प्रीतिका कौल और ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है। यार, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम्स, 11th क्लास के एग्ज़ाम्स। यार, इस टाइम पे जब आपके 11th क्लास के एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। कई बारी स्ट्रैटेजी सही भी होती है और कई बारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत भी हो सकती है। तो यार, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस यही अलर्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं उसको सही कर लीजिए और जो सही रास्ता है उसको आप फॉलो कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यार, अभी इस टाइम पर एट दिस पॉइंट जहाँ पे आपको पता है कि महीना, सिर्फ 1 महीना रह गया एग्ज़ाम के लिए, यार ये बिल्कुल समझदारी नहीं होगी कि आप इस टाइम पे किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके नोट्स बना रहे हैं और उसको अब याद कर रहे हैं। यार, ये टाइम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। ये वाला वक्त हो जाना चाहिए था। आपके नोट्स ऑलरेडी रेडी होने चाहिए थे। इस टाइम पे सिर्फ टाइम है यार रिवाइज़ करने के लिए। लेकिन क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद मैं अज्यूम कर रही हूँ आप उन बच्चों में से जिसको ये ज़रूरत है कि मैम 1 महीने में कुछ बता दो कि 1 महीने में कैसे ऐसा पढ़ें और बहुत अच्छे मार्क्स 11th क्लास में आए। तो यार देखो, दिल ज़िद्दी होना चाहिए, गोल चाहे कितना भी बड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार, अगर आपका दिल ज़िद्दी है और अगर आप सच में चाहते हो कि आपके 11th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। बच्चों, पहली चीज़ तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि इस टाइम पर बिल्कुल भी दिमाग में ये मत डालें कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, मैं नीट के एंगल से पढ़ रहा हूँ और मुझे इस टाइम पे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, मुझे कॉन्सेप्ट को बहुत दिमाग में डालना है। यार, आइडियली हर टीचर आपको यही बोलेगा बहुत अच्छे से पढ़ो, नीट की तैयारी भी हो जाएगी। यार, इस टाइम पे अगर आप उस कंडीशन में फंस गए हो कि आपको कुछ खास नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि 11th में मैम मार्क्स मेरे अच्छे आ जाएँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो गलती में कि मेरा ये जो ड्रीम है नीट करने का वो कहीं पीछे ना हो जाए, कहीं मैं नीट में 11th में अच्छे मार्क्स ही ना आए या 11th में फ़ेल हो गया तो क्या होगा। तो यार, ये उन बच्चों को सेंटर्ड है। अगर घबराहट हो रही है और नहीं पढ़ा है तो फिर भी लास्ट मोमेंट पे भी कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाए जा सके, ये इस वीडियो का मीनिंग है। तो चलो यार, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से काम की बात पे आते हैं। यार, पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में ये डाल लो कि आपको करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। किस टाइप के? आपको करने हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले लेट मी स्पीक अबाउट बायोलॉजी। यार, अगर मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ तो कितने चैप्टर्स हैं हमारे बायो में? बताओ यार, कमेंट्स में बताना। ठीक है, चलो मैं पहले आपको लेट मी शो यू उसका एक कैसा दिखाई देता है आपका 11th क्लास का प्रीफेस कैसा है। ठीक है, ये रहा आपका 11th क्लास। ठीक है, 11th क्लास में आपको बच्चे हैं, ये देखिए ऑलमोस्ट कितने चैप्टर्स हैं? 22 चैप्टर्स हैं। किसके? क्लास 11th बायोलॉजी के। मैं पहले सिर्फ बायो की बात कर रही हूँ, बाद में बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो यार, आपको लग रहा है अभी जब सिर्फ ये कौन से, आज मैंने 1 मार्च के अराउंड ही हम वीडियो में है और एग्ज़ाम आपका आने 1 मंथ में होने वाला है। तो यार, आपको लग रहा है 1 महीने में अगर आप यहाँ पे एनिमल किंगडम के पूरे नोट्स बनाने बैठोगे तो बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्या आपको लगता है इस टाइम पे सारे एक एक चैप्टर्स को खोल खोल के देखने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ घबराहट होगी और बाकी के चैप्टर्स आपके अनटच रह जाएंगे। तो यार, इसलिए सबसे पहले तो यार दिमाग को बड़ा करो। देखो यार, मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, ये नहीं कि मैं एक चैप्टर में लगाऊं और मुझे इसमें इतना मज़ा आ रहा है, मैम मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मेरे को तो सारी सेल बायो आ गई। अरे बेटा, आगे तो चलो, आगे बहुत कुछ है मज़े लेने के लिए। कहीं चैप्टर, कहीं नोट्स ना तुम्हारे मज़े ले ले, सिलेबस ना तुम्हारे मज़े ले ले। सो वी हैव टू बी वेरी स्विफ्ट ऑन इट। ओके, स्विफ्ट होना पड़ेगा। तो यार, हमारे पास 22 चैप्टर है ख़त्म करने के लिए। मैं आपको बोलूँगी बच्चे, हर दिन आपका टारगेट होना चाहिए, आज से 1 महीने के लिए, मतलब 30 दिन है ना, तो 30 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए कि हर दिन में आपका 1 चैप्टर हो रहा है। वहाँ बच्चे बोलेंगे मैम नहीं होगा, 1 चैप्टर कैसे करेंगे मैम, 1 चैप्टर कैसे हो जाएगा, 1 चैप्टर तो हो ही नहीं पाएगा हमसे। तो यार, बिल्कुल हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। यार, जैसे, और मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली 1 चैप्टर होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 डे 1 चैप्टर। लेकिन मान लो जैसा पहला चैप्टर है कौन से वाला, लिविंग वर्ल्ड है, तो लिविंग वर्ल्ड को आप जल्दी भी ख़त्म कर सकते हो। मान लो लिविंग वर्ल्ड ले लिया और कोई छोटा चैप्टर ले लिया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ले लिया, ये जल्दी ख़त्म कर लिया, या मतलब मान लो कि कुछ और ज़्यादा देर पढ़ लिया।
तो मैं आपको ये बोल रही हूँ हर दिन एक चैप्टर करना है। जैसे हम लोग बात करें सेकेंड चैप्टर की, ठीक है, सेकेंड चैप्टर इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मैं बता रही हूँ करना कैसे है, ठीक है, करना कैसे है। यार हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे, है ना, डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है बच्चे, दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे लास्ट वाले क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। तो यार मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ बच्चे कि अब जब सिर्फ 1 महीना बच गया है, प्लीज़ फोकस ऑन डूइंग ऑल द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर्स रादर देन स्टडिंग द चैप्टर इटसेल्फ। आप देखो आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं क्या? आपको कुछ के आंसर आते होंगे, कुछ के आंसर नहीं आते होंगे। अब जैसे मान लो आपको ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स, तो आपको कहीं ना कहीं याद है कि यार डायटम्स में सिलिका होता है, तो यानी कि इसके बारे में आपको चीज़ें पता हैं, ठीक है। इसको फटाफट से देख लो, एनसीईआरटी से फटाफट से पढ़ लो। अब मान लो कोई एक ऐसा टॉपिक है, जैसे ये लिखा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। अब ये आपको याद नहीं आ रहा मैम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये तो हमने देखी नहीं थी, यानी कि इस वाले टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे मेरे कहने का मतलब ये है, अगर नहीं मेरा बोलना समझ आया तो मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ। यार मेरे कहने का मतलब ये है, आई होप दिस वर्क्स फाइन, एक सेकेंड। यार मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे कि आपको स्ट्रैटेजी में क्या करना है। सबसे पहले तो यार आपको कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को रीड आउट करना है और देखना है क्या आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो। जो क्वेश्चंस आंसर नहीं हो रहे, वीक वाले, जो तुम्हारा नहीं हो रहा तुमसे, वीक क्वेश्चंस या नहीं जो हो पाए क्वेश्चंस, इनकी थ्योरी को आपको डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ इनकी थ्योरी को। जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना आ रहा है, यानी कि वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको आता है, उसको जल्दी चलाओ, उसको जल्दी चलाओ। और बस ये देखो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आंसर में हो रहे, उसकी थ्योरी को सारा डिटेल में पढ़े। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी एक तो स्पीड भी बनेगी और जिन टॉपिक्स आपको नहीं आते उन पे आपने ज़्यादा अपना जोर लगाया। तो क्लियरली यार हमें वैसे भी तो उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर लगाना है ना जो हमको नहीं आते हैं। जो ऑलरेडी आते हैं उसको और पढ़ पढ़ के हम क्या फील गुड फैक्टर कर रहे हैं, क्या अपना ईगो मसाज कर रहे हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार इस टाइम पे हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, जो हमने क्वेश्चंस देखे जो सारे बन रहे हैं, वेरी गुड, अच्छे से हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ी, इससे आपका चैप्टर भी फास्ट हो जाएगा। आपने भाई बहुत सारे क्वेश्चंस देख भी लिए होंगे। बेटा मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ, एक ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ पढ़ाई की है और पुराने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, इसको भी अगर एग्ज़ाम दिलाएं, और आप जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है पर क्वेश्चंस का आंसर करना आता है, आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट पता है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, क्या 5 मार्क का आ सकता है, अगर आपको वो चीज़ ज़्यादा नॉलेज है, आई विल गारंटी बच्चे आपको ज़्यादा परफॉर्म करना आएगा रादर देन वो बच्चा जिसने कभी देखा ही नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही है मोटी मोटी कि यार अभी एक दिन में एक चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर के पीछे दिए हुए जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है मैं लिख के नहीं दिखा सकता हूँ, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मत लिखो यार, एक एक पॉइंट लिख लो, छोटा छोटा पॉइंट लिख लो कि आपको आता तो है ना। और ज़रूर क्वेश्चन करते टाइम ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन 2 मार्कर है, कौन सा क्वेश्चन 3 मार्कर है, कौन सा 5 मार्कर है। जो क्वेश्चन स्ट्रेट 5 नंबर का आ रहा है, ऐसे टॉपिक्स को और रीड करें, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस की थ्योरी को ज़्यादा स्टडी करें, ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा स्टडी करें, इनकी थ्योरी को और पढ़ें जिनके मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक तरीका है बच्चों। अगर आप कहोगे कि मैम एनसीईआरटी बुक ही करनी है क्या अकेली, तो नहीं, इसका आंसर ना है बेटा। आपको करनी है एनसीईआरटी बुक तो पूरी करनी ही करनी है, उसके सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा, एक सेकेंड, तो यार जैसे एनसीईआरटी के तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने ही करने हैं यार। ऐसे ही आपको पता है देयर इज़ अ बुक कॉल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ऐसे ही है, पीडीएफ की फॉर्म में आपको आराम से मिल जाएगी, सर्च करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। तो आपको सर्च करते ही उसके भी क्वेश्चंस दिख जाएंगे। सर्च करूँ क्या मैं? आई थिंक लेट अस सर्च, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, एग्जाम्पलर बायो। तो यार जिसने अभी तक इस बुक का दर्शन नहीं किया है, बहुत गलत कर रहे हो। आप ज़रूर एनसीईआरटी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है सर्च करने में टाइम लगेगा, ये फालतू की साइट्स खुल रही हैं, एनी हाउ। तो यार इनको छोड़ दो,
मतलब आप अपने आराम से सर्च करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिल जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो यार ख़रीद लो, बहुत महंगी नहीं होगी, 150-200 रुपये से ज़्यादा की नहीं होगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। उसके भी सारे क्वेश्चंस का आंसर करना आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। एंड देन द लास्ट थिंग बच्चों जो आपको करनी चाहिए, मैं कहूँगी जो आपका सोर्स होना चाहिए, यार अगर आपके पास कोई एमटीजी की किताब है वेल एंड गुड, कोई आपके पास आकाश या फिर एलन जहाँ भी आप कोचिंग में पढ़ते हो उसका मॉड्यूल है वेल एंड गुड, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यार आपके पास जज्बा है, वो जज्बा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कोचिंग मटेरियल से। आपको कुछ नहीं करना है यार, सिंपल यार गूगल सर्च करो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो मैंने सिंपल गूगल सर्च किया, प्रीवियस ईयर पेपर देखा, इवन वेबसाइट से भी, जो आपकी वेबसाइट है ना सीबीएसई की, वहाँ पे भी आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। अब ये देखो यार, ये पेपर है, मॉक टेस्ट है 11th क्लास का फाइनल एग्जाम का, ज़रूर करना बेटा, ज़रूर करना, दिस इज़ अ मस्ट हैव थिंग। क्योंकि अगर आपने फील नहीं किया कि 11th का एग्ज़ाम कैसा होगा तो यार कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी बच्चे कि ज़रूर मॉक टेस्ट लगा के जाना, सब्जेक्टिव भी। मैं याद रखना वो एग्जाम्पल, वो बच्चा जिसने सब पढ़ा है और क्वेश्चंस नहीं देखे उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन आपने अगर ये देखा है क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आपने फिर भी मेहनत की होगी, यार ये पुराने पेपर्स में आया हुआ है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ज़रूर आप थ्योरी पढ़ोगे, ज़रूर आप उस बच्चे से ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे, ये मेरी गारंटी, मेरा भरोसा है। तो यार देखो बच्चों कैसा लिखा हुआ है, सेक्शन ए ऐसा होगा, सेक्शन ए में लिखा हुआ है, ये देखो 1 मार्कर क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर, तो आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन ये आपको आते हैं कि नहीं। व्हाट डू द टर्म फाइकोबायोन माइकोबायोन सिग्निफाई, तो यानी कि पढ़ने की जरूरत है, हमें पता है यार एल्गी और फंजाई है, ये हमें पता है, ठीक है ना, लाइकन्स की बात हो रही है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कोई एक ऐसे टॉपिक पर आ गए, कंपेयर कॉर्ड्रॉइड एंड रेटिना, ये आपको लगता है पढ़ना तो पढ़ो। व्हाट आर मीजोजोम्स, मुझे पूरी गारंटी है कि मीजोजोम के बच्चे बारे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं दिया है। तो मीजोजोम वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वेजिनेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती है बैक्टीरियल सेल्स में, जिसपे एंजाइम्स लगे होते हैं, या रेस्पिरेशन में भी काम आता है। तो यार ऐसे टॉपिक जो आपने नहीं पढ़े, इसकी थ्योरी जाके ज़्यादा पढ़नी है। तो यार इस टाइम, द टाइम इज़ फॉर एक्शन, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं, बातें नहीं चलेंगी, थ्योरी नहीं चलेगी, वो गलत आपका आई वुड से पर्सपेक्टिव होगा। तो यार ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैंने भी सर्च ही किया था नॉर्मली, तो आप भी सर्च कीजिए। देखो लास्ट 10 ईयर पेपर शुड बी प्रैक्टिस टू गेट गुड इन एग्जामिनेशन, इन्होंने भी बताया। तो यार देखो आपको सब कुछ मिल जाएगा, फिजिक्स का भी मिल जाता है, सब कुछ इज़ अवेलेबल देयर ऑलरेडी। सो यार यही था मेरा इस वीडियो के थ्रू मैसेज कि जागो बच्चों, दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू थ्योरी, दिस इज़ द टाइम टू बैंग ऑन क्वेश्चंस। हथौड़ा गरम है, मार दो, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो यार। 11th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी आए, बस याद करो, अच्छे से नंबर लेकर आओ, और यार बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना यार। फिर आपकी ना 12th क्लास की प्रिपरेशन का एक जो स्टेप होगा, जो एक आप स्टार्ट होगा, बड़ा खुश वाला होगा। नहीं तो मार्क्स अच्छे होंगे तो बड़ी खुशी से तैयारी नहीं होती है। एक अच्छा रिजल्ट 11th क्लास का, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हाँ सीधा नीट को इम्पैक्ट करता है, पर हाँ कहीं ना कहीं करता भी है क्योंकि पास तो होना ही चाहिए, पर ये एक मोमेंटम ज़रूर बनाता है आपकी सक्सेस का। तो एक अच्छा सा मोमेंटम बनना चाहिए 11th क्लास के अच्छे मार्क्स के साथ। तो यार दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर कर देना, लाइक कर देना, मर्जी है, डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चैनल है, जो मर्जी मन करे, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव बच्चों, अगर वैल्यू ऐड करता है तो शेयर करना दोस्तों के बीच में। चलो बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, ऑल द बेस्ट, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा।